So students, in last lecture, we have studied Raoult's law for non-volatile solute, volatile solvent, gas plus liquid and liquid plus liquid. Solid plus liquid, उसके लिए जो Raoult's law है, उसमें मैंने जो अपग्रेड लेक्चर भेजा था, उसमें देखा होगा कि पीछे उस Raoult's law के दो टुकड़े किए हैं. अगर Raoult's law 2 मार्क्स में पूछ रहे हैं वो लोग, तो यहां तक ही लिखना है, बराबर. अगर 3 मार्क्स में पूछा है तो यहां से अटक के मैंने पढ़ाया था वैसे यहीं से स्टार्ट कर दो और कंप्लीट फॉर्मूला, न्यूमेरिकल का फॉर्मूला तक आपको 3 मार्क्स में लिखना होगा. यहां तक ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और उसका वीडियो भी भेजा है, आप देख लेना. तो तीनों राउल्ट्स लॉ के पीछे हमें एक टॉपिक दिया है, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उनकी टाइप्स. वो हम इस चैप्टर की लास्ट थियरी के पीछे पढ़ेंगे, बराबर. इस टॉपिक को हम लास्ट थियरी लेक्चर में देखेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि उसका कोई रिलेशन नहीं है बाकी थियरी से, इसलिए. चलो आगे बढ़ते हैं. टॉपिक है हमारा एक्सप्लेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सो नाम से क्या मीनिंग निकलता है? कॉलिगेटिव का मतलब है, ये एक्चुअली वर्ड है ग्रीक का, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल. कॉलिगेटिव का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल. तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, उसे कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन और एक्सप्रेस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है वो समझने से पहले हम लास्ट लेक्चर का कंक्लूजन निकालते हैं. When we prepare a solution by dissolving non-volatile solute in volatile solvent, so vapor pressure of solvent decreases. मतलब solvent का vapor pressure always solution से ज्यादा होता है. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन बनाने से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ. और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी जाती है. पहली प्रॉपर्टी मैंने बताया वैसे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, पहली प्रॉपर्टी. दूसरी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. एंड तीसरी, elevation in boiling point of solvent. and fourth, osmotic pressure. आप जानते हो कि कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे तो एक तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, जिसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. इतना ही नहीं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बराबर. जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है डिग्री सेल्सियस में, तो उसका कोई भी सॉल्यूशन ले लो, चाहे वो NaCl हो, शुगर हो, यूरिया हो, सुक्रोज हो, NaCl, KOH, NaOH, तो कोई भी सॉल्यूशन अगर आप वाटर से बनाओगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज मोर देन, बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज मोर देन कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा. तो वाटर में से अगर कोई सॉल्यूशन बनाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज मोर देन सॉल्वेंट. इतना ही नहीं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर उस टेम्परेचर पे फ्रीज होता है. तो वाटर का कोई भी सॉल्यूशन हो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट लेस देन 0 होगा. जैसे मैंने लेमन जूस बनाया,
तो उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा मतलब 100 से ज्यादा, और फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम मतलब नेगेटिव में होगा। तो जब भी आप सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो एक तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। इतना ही नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज होता है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो इन चारों प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। When we prepare a solution by dissolving non-volatile solute in volatile solvent, vapor pressure decreases, boiling point increases, freezing point decreases, and osmotic pressure also changes. So the change in this property, the change is this property is only depending on number of solute particles. लिखा है all these properties depend on number of solute particles. Okay, number of solute particles irrespective of their nature. वो कैसे है, नॉन पोलर है, पोलर है, डजंट मैटर। तो नेचर को ध्यान में नहीं रखते हुए ये प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड होती है। सो दे आर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर and relative to the total number of particle present in the solution. Total number of particle present in the solution. Such properties are called colligative properties. Such properties are called colligative properties. Okay, उनको colligative property कहते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में उसका मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, और लैटिन लैंग्वेज में उसका मतलब होता है को मीन्स टुगेदर। ओके, एंड लिगेर मीन्स टू बाइंड। एक्चुअली कॉलिगेटिव दो वर्ड का मिक्सचर है। को का मतलब है टुगेदर, लिगेर का मतलब है बाइंड। तो लैटिन भाषा में उसके दो मीनिंग निकलते हैं, को टुगेदर। आप नहीं बोलते कोऑपरेटिव बैंक, वैसे को मतलब टुगेदर, और लिगेर का मतलब है टू बाइंड मतलब साथ में रहना। तो साथ में रहने वाली प्रॉपर्टी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, उसे कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखनी हो तो सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि व्हेन सॉलिड सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट, सम प्रॉपर्टीज चेंजेस ऑफ सॉल्वेंट। First, relative lowering of vapor pressure of solvent, increase in boiling point of solvent, decrease in freezing point of solvent, and osmotic pressure. All this property does not depend on nature of solvent, but it depends on number of solute particle present in it. And that's why it is known as colligative property. तो हमें इन चारों colligative properties के बारे में पढ़ना है, जिसमें वन प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो है वेपर प्रेशर। ठीक है, अब सेकंड एंड थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम आज पढ़ेंगे। देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में जो एक्स्ट्रा लेक्चर आपको भेजा था अपडेट करके, उसमें यहां से पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, जो राउल्ट्स लॉ ही कंटिन्यू है। ओके, राउल्ट्स लॉ यहाँ पे कंटिन्यू है और वही मैंने भेजा है। तो ये टॉपिक पूरा मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया है। ओके, यहां तक ठीक है। और वेपर प्रेशर वाला टॉपिक हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों, एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, इसलिए लिखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले जान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। जनरली सब ऐसा सोचते हैं, और होता भी है, कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड या सॉल्यूशन बॉइलिंग स्टार्ट कर दे उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। डेफिनेटली ये राइट है, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट दिखा है।
The temperature at which liquid boils, it is called boiling point. लेकिन boiling point की definition है the temperature at which, लिख सकते हैं, the temperature at which the vapor pressure of liquid or solution becomes equal to atmospheric pressure. The temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure, the temperature is known as boiling point of that liquid. बराबर, जैसे अभी रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर का वेपर प्रेशर सपोज कीजिए 16 मिलीमीटर है, 16 मिलीमीटर उसके आसपास ही होता है। लेकिन आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्लोली वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाते अगर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए ले लें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इतनी सारी वेपर बन जाती है कि वेपर का प्रेशर ही हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाता है, और उसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। सो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड। और आपको बता दूं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना ही नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है बच्चों 1.013 और 1 एटमॉस्फेयर, ओके, 1.013 बार और 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो ये हुआ डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट का। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड कहते हैं। ओके, चलो अभी इस चैप्टर से उसका क्या रिलेशन है उसकी बात करें। जब भी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है कि वेपर प्रेशर कम होने की वजह से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मैं ऐसे ही बात नहीं करूंगा, आपको ग्राफ से समझाता हूं। सी हियर, बॉइलिंग पॉइंट उसको समझने के लिए लिखेंगे y एक्सिस पर वेपर प्रेशर और x एक्सिस पर टेम्परेचर केल्विन में, बराबर। चलो हम क्या कर रहे हैं, हम कोई प्योर सॉल्वेंट लेंगे और उस प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बनाएंगे। ओके, चलो यहाँ पे आपको दिया है वेपर प्रेशर की लिमिट, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 1.013 बार और 1 एटमॉस्फेयर। अब ग्राफ को ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से, ओके। तो चलो इस ग्राफ को समझते हैं, क्यों ग्राफ क्या इंडिकेट करता है। हमने कहा कि भाई जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाए उसे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो मैं पहले बात करूंगा इस टेम्परेचर की। सपोज ये हमारा रूम टेम्परेचर है, बराबर, सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं। सपोज दिस इज अवर रूम टेम्परेचर। आपने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा कि रूम टेम्परेचर हो या कोई भी, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलवेज हायर होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज कम होता है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज हायर देन सॉल्यूशन। तो आपको ग्राफ में दिखेगा, यहाँ पे मैं डॉट कर रहा हूं, यहाँ डॉट में दिखेगा आपको कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा है। अब है ना, पहले हम सिर्फ सॉल्वेंट को सोचेंगे, वी आर थिंकिंग अबाउट ओनली सॉल्वेंट। ओके, ये ग्राफ जाने दो अभी। चलो रूम टेम्परेचर से आपने वाटर को हीट करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, और वो यहाँ पे क्रॉस होगा। कहाँ क्रॉस होता है? यहाँ पे।
तो देख सकते हो इस पॉइंट पे यू कैन सी हियर एट दिस पॉइंट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो गया. At this reference point, the vapor pressure of this solvent becomes equal to 1 atmosphere. ठीक है, तो उस टेम्परेचर को यहां से हम लगाएंगे सीधा क्रॉस सेक्शन. तो उस टेम्परेचर को उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. तो बच्चों यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सॉल्वेंट का प्रेशर दोनों सेम हो गया. यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सेम हो गया. ग्राफ क्रॉस हो रहे हैं, मतलब उसको एक्स एक्सिस पर ले जाएं तो हमारी एक्स एक्सिस है टेम्परेचर, तो मतलब इसी टेम्परेचर पे वो सॉल्वेंट बॉयल होगा. ओके, तो उसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं T0B. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट T0B. ठीक है, तो फिर से एक बार रूम टेम्परेचर पे स्टार्ट किया हमने, हीटिंग स्टार्ट किया है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है. एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो गया उसे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. चलो फर्स्ट ग्राफ क्लियर. अब हम बात करेंगे सेकंड ग्राफ की. तो सेकंड ग्राफ में ऐसा है, हमने सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करना है. जब भी सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट ऐड करोगे तो सॉल्यूशन बनेगा. अच्छा, रूम टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से तो कम ही होगा. देखो ये किसका हुआ, सॉल्वेंट का, तो ये किसका होगा, सॉल्यूशन का. सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन सॉल्वेंट. नाउ इफ यू आर राइजिंग टेम्परेचर, आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्स एक्सिस बढ़ेगी, वैसे वाई एक्सिस बढ़ेगी. तो टेम्परेचर बढ़ाया वेपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाया वेपर प्रेशर बढ़ा. लेकिन पहले से ही वेपर प्रेशर कम था तो उसको 1 एटमॉस्फेयर होने में थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए. तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, 1 टेम्परेचर लाइक दैट, जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर सेम हो जाएगा. The temperature at which the vapor pressure of solution and atmospheric pressure becomes same, तो उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, एक सीधा एग्जांपल देता हूं. रूम टेम्परेचर पे हमने कहा कि वाटर का वेपर प्रेशर 16 मिलीमीटर है, 16 बराबर, और सॉल्यूशन का सपोज 10 मिलीमीटर है. कितना है, 10. तो 16 मिलीमीटर को 1 एटमॉस्फेयर होने में टेम्परेचर जितना हीट चाहिए उससे ज्यादा हीट 10 मिलीमीटर को चाहिए ना 1 एटमॉस्फेयर होने के लिए. सीधी बात है, ये हुआ 16 मिलीमीटर, उसको 1 एटमॉस्फेयर होने के लिए जो हीट चाहिए तो 10 मिलीमीटर वाले को ज्यादा चाहिए ना, तो आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी और इसी वजह से टेम्परेचर ज्यादा आया. देखो आप, टीबी पीछे है, T0B पीछे है, टीबी आ गए. तो ये थ्योरेटिकली प्रूव हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, उसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज. ओके, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज. तो ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा. पहले वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट कीजिए. इसके साथ साथ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 1.013 बार प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का होता है उसकी स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट ड्रॉ कर दीजिए. रूम टेम्परेचर से स्टार्ट करें तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर सेम हुआ उसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट भी कहते हैं. नीचे वाले ग्राफ में आएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. और आप ऐसा कोई भी सॉल्यूशन बना लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन सॉल्वेंट. इसलिए यहाँ पे लिखा है T0B, the boiling point of pure solvent,
and TB be the boiling point of solution. The increase, remember, the increase in boiling point is delta TB is equal to TB minus T0B, is known as elevation in boiling point. Delta TB is equal to TB minus T0B. आपने देखा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजमेंट मतलब एलिवेशन कितना है, टीबी में से T0B सब्सट्रैक्ट करो उतना ना, इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. उसे क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कहा जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस T0B. फिर लिखा है एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट for the dilute solutions, the elevation in boiling point is directly proportional to the molar concentration of the solute. एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है कि मोलालिटी बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास टोटल 4 वेसल्स है. पहले में मैंने लिया प्योर वाटर, दूसरे में 10 ग्राम शुगर, तीसरे में 20 ग्राम शुगर और फोर्थ में 30 ग्राम शुगर. तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का मेजर करूं 1000 ग्राम सॉल्वेंट का, तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा वाटर का. उसमें 10 ग्राम शुगर ऐड की तो बॉइलिंग पॉइंट सपोज 101 होता है, तो 20 ग्राम का 102 होगा एंड 30 ग्राम का 103 होगा. जितना सॉल्यूट का क्वांटिटी ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इंक्रीज होगा. इसलिए लिखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. Elevation in boiling point is directly proportional to molality. If we remove proportional sign, there comes constant. तो लिखा जाता है delta TB is equal to KB into molality. Delta TB is equal to KB into molality. यहाँ पे सभी टर्म्स को समझा देते हैं. स्मॉल m को कहते हैं बच्चों मोलालिटी. उसकी डेफिनेशन आप जानते हो, number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. मोलालिटी की डेफिनेशन है number of moles of solute which is dissolved in 1 kg of solvent. फिर आप जानते हो kb. kb को क्या कहेंगे, kb is boiling point elevation constant. क्या नाम है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. नाम है उसका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको तीसरा भी नाम दिया जाता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट. इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट. तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये केबी के डिफरेंट नेम्स हैं. बराबर, वो हुए केबी के डिफरेंट नेम्स. इतना ही नहीं, मुझे उसकी डेफिनेशन लिखनी है जो आगे आपको थियरी में दी थी. अगर मुझे उसकी डेफिनेशन लिखनी है तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. आप देखो 2.30 नंबर के फॉर्मूला में मैं अगर केबी को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊं तो क्या होगा, केबी इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा टीबी. क्या आएगा, डेल्टा टीबी. डेल्टा टीबी अपॉन मोलालिटी. बराबर, यहाँ पे आगे आएगा डेल्टा टीबी अपॉन मोलालिटी. तो केबी का फॉर्मूला आया केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन मोलालिटी. उसे कहेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. क्या कहेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. ओके. अब ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट उसकी डेफिनेशन बनानी हो तो हम कैसे लिख सकते हैं. चलो, केबी की डेफिनेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे, डेल्टा टीबी अपॉन मोलालिटी का फॉर्मूला है ना. अगर मैं डिनोमिनेटर 1 मोलल ले लूं, मतलब नीचे जो स्मॉल m है उसे 1 ले लूं, तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, केबी. नीचे जो स्मॉल m है उसे 1 मोलल ले लूं तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, केबी.
तो सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। फिर से केबी की डेफिनेशन बनानी है, डायलॉग बॉक्स में देखो लिखा है डेल्टा टीबी अपॉन मोलालिटी। तो लिख सकते हैं द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट। चलो यूनिट की बात करते हैं बच्चों। यूनिट में कैसा होगा, डेल्टा टीबी का यूनिट होगा केल्विन, बराबर। डेल्टा टीबी है ना, उसका यूनिट होगा केबी। डेल्टा टीबी का यूनिट होगा बच्चों केल्विन, ओके। और नीचे लिखा है मोलालिटी। मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मोल इनवर्स, ओके। फिर से डेल्टा टीबी का यूनिट होगा बच्चों केल्विन, ओके। नीचे है मोलालिटी। मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, मोल पर केजी, ओके। मोल पर केजी लिखें तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमरेटर। डेल्टा टीबी का यूनिट है केल्विन, नीचे मोलालिटी का यूनिट है मोल पर केजी। बोयरा वालों धाबे जाए तो याद रखने का बच्चों बहुत सिंपल यूनिट है काकाजी मोल इनवर्स। कौन सा यूनिट आएगा, काकाजी मोल इनवर्स, मतलब केकेजी मोल इनवर्स इज यूनिट ऑफ केबी, केल्विन केजी मोल इनवर्स। दूसरा भी एक यूनिट है, उसको याद रखना है केल्विन इंटू मोलर इनवर्स, कैपिटल के केल्विन इंटू मोलर इनवर्स, दैट इज यूनिट ऑफ केबी। लिखा है वैल्यू ऑफ केबी फॉर सम कॉमन सॉल्वेंट्स आर गिवन विच आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। टेबल में कुछ केबी की वैल्यूज दी है जो याद नहीं रखनी है, बराबर। चलो अब वापिस आ जाओ उसी फॉर्मूला में 2.30 में, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। बच्चों मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट, मतलब W2 बाय M2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो वो आएगा W1 अपॉन 1000, बराबर। ऊपर का टर्म है मोल W2 बाय M2, नीचे है वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में W1 बाय 1000, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमरेटर, ओके। पायरा वालों फरीद आबे जाए तो हम याद, आपको याद ही होगा मोलालिटी का फॉर्मूला 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 क्या होगा, 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी। तो देखो 4.2.30 में मैं मोलालिटी की ये वैल्यू अंदर रखता हूं, तो अगर इस वैल्यू को मैं अंदर इंसर्ट करूं तो फॉर्मूला आएगा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का पूरा फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, क्या होगा 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। सभी टर्म्स को एक बार याद कर लें, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर से टर्म समझ लेते हैं, W2 को कहेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और डेल्टा टीबी है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कभी कभार क्या होता है, यही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कभी कभार पूछते हैं मोलर मास को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ, तो ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मोलर मास को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओगे तो M2 क्रॉस प्रोडक्ट में ऊपर जाएगा, डेल्टा टीबी नीचे आएगा।
तो क्या लिखेंगे, M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू KB अपॉन डेल्टा TB इंटू W1, 1000 इंटू W2 इंटू KB upon delta TB into W1. So this is called, as you know, that formula of molecular mass. तो मैं तो कहता हूं आप एक भी फॉर्मूला याद रखना नहीं है, बराबर। ये तीनों फॉर्मूला जो आपको लिखे हैं वो रट्टा नहीं मारना है, आपको यही याद रखना है। क्या याद रखना है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी, फिर मोलालिटी की वैल्यू अंदर इंसर्ट कर दो, बराबर। देख के ऐसा लगेगा इतने सारे टर्म, बाकी कुछ है ही नहीं, मोलालिटी की वैल्यू अंदर रख दोगे, फिर M2 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना दो। तो ये हुआ बच्चों, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट KB। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको, टेक्स्ट बुक वाले बहुत क्लेवर है, उनको पहले से सब कुछ पता चल जाता है। उन्होंने पहले ही डेफिनेशन दे दी है KB की। तो KB की डेफिनेशन मैं बोलूं ऐसे सिंपल लैंग्वेज में देना, क्या देंगे डेफिनेशन, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 0.52 के आसपास आता है, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वाटर सॉल्वेंट हो तो 0.52 होता है। अब देखो, इतना समझने के बाद आगे की चीज आपको समझ में आएगी। लिखा है, फॉर एग्जाम्पल द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज लेस देन 1.013 बार। सुक्रोज का सॉल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर कम होगा पानी की कंपैरिजन में। इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉल्यूशन बॉयल, अगर उसको बॉयल करना है तो उसके वेपर प्रेशर को 1.013 बार तक इंक्रीज करना पड़ेगा। और इसीलिए सॉल्वेंट के टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर, सॉल्वेंट के टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर उसको बॉयल करना पड़ता है, बराबर। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इतना ही नहीं, KB जिसको हम बोलते हैं बच्चों, KB को कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट क्यों कहते हैं, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। मेरे पास बच्चों 3 सॉल्यूशन है, 1, 2 एंड 3। पहला सॉल्यूशन मेरे पास यूरिया का है, यूरिया, उसका फॉर्मूला है NH2CONH2 और मोलर मास है 60। दूसरा सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, उसका मोलिकुलर वेट है 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। तीसरा है शुगर का C12H22O11, उसका मोलर मास है 342 ग्राम पर मोल। अब मैं बोलूं ना, वो समझ जाओगे आप। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 kg वाटर ले रहा हूं। 1 kg वाटर में मैंने 60 ग्राम यूरिया डाला, 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया दूसरे में, और तीसरे में 342 ग्राम शुगर ऐड किया। I have taken 3 solutions, okay, 60 gram urea plus 1000 gram solvent water, 180 gram glucose plus 1000 gram water, and 342 gram sucrose plus 1000 gram water. So what happens here? अगर मैं तीनों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करूं तो डिफरेंट होना चाहिए ना, क्योंकि क्वालिटी भी डिफरेंट है सबकी और क्वांटिटी मास में भी डिफरेंट है। लेकिन प्रैक्टिकली प्रूव हुआ है तीनों के तीनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। तो साइंटिस्ट ने सोचा ऐसा क्यों, उसका रीजन ये है, डेफिनेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप बोलते हो कि दिस प्रॉपर्टी डजंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट बट नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, उस पर डिपेंड होता है। आप जानते हो यूरिया का मोलर मास 60 है,
तो 60 ग्राम यूरिया में उसके कितने मोल होंगे? 1 मोल। ग्लूकोज का मोलर मास 180 है, तो 180 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल होंगे उसके? 1 मोल। और सुक्रोज का मोलर मास 342 है, तो फिर उसके 342 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1 मोल। तो भले ना सबके फॉर्मूला डिफरेंट है, भले उनके मास डिफरेंट है, लेकिन सबके कितने पार्टिकल्स अंदर डिसॉल्व है? 1 मोल 1 मोल 1 मोल। अगर 1 मोल पार्टिकल सबके अंदर डिसॉल्व किए हुए हैं, मतलब सबकी मोलालिटी कैसी हुई? सेम। और मोलालिटी सेम तो सबका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी कैसा होगा? सेम। तो सभी 1 मोल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो सबके सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है और कांस्टेंट होता है, और इसीलिए उस कांस्टेंट को हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहेंगे? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप